बाबूजी भैया जी प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बात के भाड़ में आइए पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 बॉन्ड फ्यूजन। कॉन्सेप्ट्स की गहराई में गोता लगाने से पहले आइए कुछ क्वेश्चंस का दर्शन कर लेते हैं ताकि दिमाग में कुछ जानने की इच्छा जागृत हो जाए, उसके बाद पढ़ाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर होमोलाइटिक क्लीवेज? सिंगलेट एनर्जी, डबलेट एनर्जी, ट्रिपलेट एनर्जी, कोई नहीं। अगर आपको यह प्रश्न आता है, यह क्वेश्चन आता है तो मत देखिए, कुछ और देख लीजिए, कोई और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। जो आता है मत देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच फॉर्म एनर्जी इज स्टोर्ड इन केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड में किस तरह की एनर्जी स्टोर होती है? काइनेटिक एनर्जी की, केमिकल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की, क्या? उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, विच आर करेक्ट? कौन सा इसमें सही है भैया? ऑप्शन फर्स्ट दिया है, एनर्जी नीडेड फॉर होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन इज लेस देन दैट रिक्वायर्ड फॉर हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। उसके बाद ऑप्शन 2 है, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन गिव्स न्यूट्रल स्पीसीज विच इज पैरामैग्नेटिक इन कैरेक्टर। ऑप्शन 3, energy needed for heterolytic bond fusion is less than that required for the homolytic bond fusion. ऑप्शन 4, heterolytic bond fusion takes place in non-polar solvent। तो इसमें दिया है 1 सही है कि 2 सही है कि 3, 4 सही है कि कोई भी सही नहीं है। तो आइए फटाफट से हम कॉन्सेप्ट्स की गहराई में उतर के देखते हैं, उसके बाद हम फिर लौट के आएंगे और उसके बाद इन क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आप नहीं पढ़ पाए तो वीडियो पॉज कीजिए, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए ताकि आपके माइंड में एक इन्फॉर्मेशन आ जाए। उसके बाद जब लेक्चर देखेंगे तो मजा ही कुछ और होगा। चलिए आइए, टाइप्स ऑफ बॉन्ड फ्यूजन। बॉन्ड फ्यूजन कितने तरीके का होता है भैया? देखिए, अगर आपको तोड़ना नहीं आएगा तो जोड़ना भी नहीं आएगा, ये समझ लीजिएगा। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तोड़ जोड़ तो आना ही चाहिए, ये समझ लीजिए। तो आइए अभी हम लोग तोड़ना समझते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड फ्यूजन। बॉन्ड फ्यूजन यानी बॉन्ड को तोड़ना किसे कहते हैं और कितने तरीके से आप बॉन्ड को तोड़ेंगे, इसी का अध्ययन की विषय वस्तु आज हमारे लेक्चर में रहेगी। तो 2 तरीके से बॉन्ड को हम तोड़ पाएंगे। एक होता है होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन और दूसरा होता है हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि होमो माने इक्वल शेयरिंग हो जाएगी। देखिए, जब बॉन्ड बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। और अगर आपने इसको तोड़ा और इसमें इलेक्ट्रॉन जो आपस में शेयरिंग करके बॉन्ड बनाए थे, वह आपस में पूरे न्याय के साथ अपना अपना ले करके अलग हो जाते हैं, तो इस तरह के बॉन्ड फ्यूजन को हम कहते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। या मैं नाम दे रहा हूँ इसको बोलते हैं जस्टिस ब्रेकिंग। बहुत ही न्याय के साथ बॉन्ड फ्यूजन हुआ है, और जो बिल्कुल न्याय के साथ हो, मुझे लगता है कि उसके अंदर ईश्वरीय शक्ति अवश्य है, उसके अंदर जो है गॉड की प्रॉपर्टी है, तभी जा कर के अपना इलेक्ट्रॉन बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी ऑनेस्टी के साथ अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो गए हैं। उसके बाद देखिएगा हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन क्या होता है। हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में जिसको हम लोग कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये समझ लीजिए आप। यहाँ अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, किससे भाई ज़्यादा है? तो बी से ज़्यादा है। तो बी से ज़्यादा है तो ये क्या करेगा कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन तो लेगा ही, बी का भी इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका पॉजिटिवली चार्ज, और टूटेगा तो 2 फ्रेगमेंट में बढ़ जाएगा। ए पे माइनस होगा, ए पे क्या होगा? माइनस होगा, और बी पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। आई बात समझ में? तो देखिए, यहाँ पे जस्टिस ब्रेकिंग नहीं हुई है, यहाँ पे इनजस्टिस ब्रेकिंग हुई है। यहाँ पे जो ताकतवर है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, जो लालची है, उसने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया ही, क्योंकि शेयरिंग में एक एक करके बना था, लेकिन हुआ क्या कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया ही, बी का भी इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो गया? अलग हो गया। ठीक है।
दूसरा जो है, अगर मान लीजिए ए और बी है और बी जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इफ़ बी इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, अब क्या करेंगे आप, तो इस बार जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन ले लेगा, बी ले लेगा, तो ये बी पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो आपको दो फ्रेगमेंट फिर से मिल गए, ए पॉजिटिव और बी माइनस। तो इसको हम कहते हैं हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन। और जब जस्टिस ब्रेकिंग हो, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएंगे, तो इसे हम कहते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। तो आपको क्या लगता है कि इतना अच्छा न्याय जो है आपको ऐसे फ्री में मिल जाएगा क्या? नहीं, इस तरीके का माहौल क्रिएट करना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं होगा। इस तरह का क्या करना होगा, माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। तो आइए इसके कॉन्सेप्ट्स में और गोते लगाते हैं। देखिए, ए और बी के बीच में क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। हम ऐसे भी जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनता है। तो अगर हम इसको दिखा दें हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से, तो यूँ समझ लीजिए कि आपके कॉन्सेप्ट्स में और मजबूती आ जाएगी। ये ए का है और ये बी का है, और यहाँ देख लीजिए आप, ये ऐसे है ना, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो इसमें क्या हुआ होगा कि इसमें ऐसे रहा होगा दो इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बनाने में, है ना। इस तरीके से यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हैं और ये क्या है, पेयर्ड है, एक ही ऑर्बिटल के अंदर जो है यहाँ पे, यही तो है सिग्मा बॉन्ड, यही सिग्मा बॉन्ड बना ए और बी के बीच में। तो इसको जो है ज़रा हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, ये है एक ऑर्बिटल के अंदर हैं दोनों। देखिए, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है, उसको मैं यहाँ पे ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, जब इसको एनर्जी देंगे आप, भाई ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, जब आप एनर्जी देंगे इसको, जाहिर सी बात है। बॉन्ड तोड़ना एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है, बॉन्ड तोड़ना एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि बॉन्ड जब बनी होगी तो एनर्जी रिलीज हुई होगी, है ना। क्योंकि बॉन्ड का बनना एक स्टेबलाइजिंग प्रोसेस है, लेकिन बॉन्ड का तोड़ना एक अप्राकृतिक चीज़ है, एक नेचुरल चीज़ नहीं है, समझ रहे हैं। अगर स्टेबिलिटी बढ़ती हो तो बात अलग है। तो आइए देखिएगा, यहाँ पे एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों पेयर्ड हैं। जैसे हम इसको एनर्जी देंगे, जैसे ही हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, वैसे ही क्या होगा कि दो बातें हो सकती हैं। इसमें कितनी बातें हो सकती हैं, दो बातें हो सकती हैं। देखिए, ये दोनों किस में चले जाएंगे, जो भी बात होगी उसमें दो संभावनाएं हैं। पहले तो मुझे लिख लेने दीजिए कि ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा ये। जैसे हीट एनर्जी देंगे, है ना, एनर्जी जब देंगे तो ये किस में चला जाएगा, अभी तो ये ग्राउंड स्टेट में है, तो ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। उसके बाद दो बातें हो सकती हैं, है ना। दो बात ये हो सकती है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रहे और दूसरा जो है एक्साइटेड स्टेट में जाए, लेकिन वो क्या रहे, पेयर्ड जैसा ही रहे, है ना। एक का स्पिन ऊपर हो, दूसरे का स्पिन नीचे हो, समझ गए आप। तो इस तरीके को बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं सिंगलेट, सिंगलेट ट्रांजिशन स्टेट, सिंगलेट ट्रांजिशन स्टेट, सिंगलेट ट्रांजिशन स्टेट। और दूसरा ये हो सकता है कि ये एक्साइटेड स्टेट में जाए और ऐसे रहे, और दूसरा क्या हो जाए, अनपेयर्ड हो जाए, है ना, अनपेयर्ड हो जाए। तो इसको बोलते हैं ट्रिपलेट ट्रांजिशन स्टेट, ट्रिपलेट ट्रांजिशन, ट्रिपलेट ट्रांजिशन स्टेट भैया, ट्रिपलेट ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। यहाँ देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हैं, अनपेयर्ड हैं, लेकिन यहाँ जो है सिंगलेट में क्या है, दोनों पेयर्ड हैं। देखिए एक का मुंह नीचे ऊपर है, दूसरे का मुंह नीचे है, लेकिन यहाँ पे दोनों का मुंह क्या है, ऊपर है। ये ध्यान दीजिएगा आप, आई बात समझ में। तो सिंगलेट ट्रांजिशन स्टेट और ट्रिपलेट ट्रांजिशन स्टेट, ट्रिपलेट ट्रांजिशन स्टेट जो है इसको हम लोग पढ़ेंगे होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में। किस में पढ़ेंगे, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में। और इसका इस्तेमाल करेंगे, सिंगलेट ट्रांजिशन स्टेट का इस्तेमाल करेंगे किसको समझने में, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन को समझने में करेंगे। तो आइए देखते हैं
कि क्या है ये, क्यों टूटा, कैसे टूटा, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ट्रिपलेट एक्साइटेशन एनर्जी, ट्रिपलेट एक्साइटेशन एनर्जी जिसको हम लोग शॉर्ट में TEE बोलते हैं, ट्रिपलेट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सिग्मा बॉन्ड is the energy which is required for homolysis bond fission, ट्रिपलेट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द होमोलिसिस बॉन्ड फिजन। यानी होमोलिसिस बॉन्ड फिजन के लिए, जैसे मैंने यहाँ बताया आपको कि होमो में हम क्या यूज़ करेंगे, ट्रिपलेट ट्रांजिशन स्टेट, और हीटरो में यूज करने वाले हैं हम, हीटरो में क्या, सिंगलेट ट्रांजिशन स्टेट। तो आइए बखूबी इसको समझते हैं। देखिए, होता क्या है, ट्रिपलेट एक्साइटेशन स्टेट में, देखिए ट्रिपलेट एक्साइटेशन स्टेट में क्या होता है कि जब, देखिए ग्राउंड स्टेट में तो ऐसे होता है, लेकिन जैसे ही आप इसको एनर्जी देंगे, जैसे ही आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ट्रिपलेट स्टेट में जाता है, तो एक तो बना रहता है और दूसरा क्या होता है, ऐसे हो जाता है। ट्रिपलेट में बिल्कुल अनपेयर्ड ही रहता है दोनों, है ना, इस तरीके से होता है, समझ गए आप। तो यहाँ पर देखिए, चूंकि एक दोनों का मुंह एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे जो है मैक्सिमम रिपल्सन आपको देखने को मिलेगा। इन दोनों में क्या मिलेगा, मैक्सिमम रिपल्सन आपको देखने को मिलेगा भैया, इसलिए क्योंकि दोनों का स्पिन क्या है, सेम है। अगर स्पिन उलट जाता तो ये अपने रिपल्सन को काफ़ी हद तक क्या करते, मिनिमाइज कर लेते, ठीक है। तो होगा क्या, देखिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, अगर आप होमोलिसिस से तोड़ते हैं तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है उसकी वैल्यू जो है कम होगी, किससे, एक्चुअल एक्साइटेशन एनर्जी से। एक्चुअल एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, एक्चुअल एक्साइटेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैक्सिमम रिपल्सन है, यानी इस बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगनी चाहिए उससे ज़्यादा एनर्जी लगती है। यहाँ पर एक्चुअल एक्साइटेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। रीज़न क्या है कि इन दोनों में क्या है, रिपल्सन है, और इस रिपल्सन की वजह से एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा रिलीज होगी। और ऐसा क्यों होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्सन in the triplet state, आप देख ही रहे हैं कि ट्रिपलेट स्टेट में पेयरिंग तो हुई नहीं है, दोनों का स्पिन सेम है, तो मैक्सिमम एनर्जी जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि मैक्सिमम रिपल्सन हो रहा है। तो वही कह रहा है कि ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इन द ट्रिपलेट स्टेट, एक्चुअल एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा आएगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से। ओवरऑल मतलब ये है कि यहाँ पे जो बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी वो किताबों में जितना लिखी रहती है उससे ज़्यादा आने वाली है, ठीक है ना, उससे ज़्यादा लगने वाली है। आगे बात समझ में। तो ट्रिपलेट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर होमोलिसिस बॉन्ड फिजन। आगे बात समझ में। तो आइए हम एक क्वेश्चन तो हम लोग कर ही लें। देखिए, विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, देखिए यहाँ विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर होमोलिटिक क्लीवेज। तो बताइए सिंगलेट एनर्जी है कि डबलेट एनर्जी है कि ट्रिपलेट एनर्जी है। तो विच एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर होमोलिटिक, और देखिए हम लोगों ने होमोलिटिक में क्या देखा, अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, होमोलिटिक ही तो पढ़ रहे हैं। तो होमोलिटिक में क्या देखा हमने, ट्रिपलेट एक्साइटेशन एनर्जी। तो अब समझ में आ गया कि ट्रिपलेट एक्साइटेशन एनर्जी है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, ट्रिपलेट एक्साइटेशन एनर्जी।
जो है आपका होमोलिटिक में लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको सिंगलेट और ट्रिपलेट क्यों कहते हैं, तो इसके लिए जब हम आपको कार्बिन जब बताएंगे, सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन, तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इसको सिंगलेट और ट्रिपलेट क्यों कहते हैं, डबलेट क्यों नहीं कहते। ठीक है ना, ये बात हम बताएंगे आपको। अब आइए पढ़ते हैं हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। या एक बात और पढ़ लेते हैं यहाँ पे, एक बात और पढ़ लेते हैं यहाँ पे, क्या कंडीशन फॉर होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, ताकि इसका काम ही खत्म हो जाए। कंडीशन फॉर होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, देखिए अगर जस्टिस ब्रेकिंग है, न्यायिक ब्रेकिंग है, जहाँ पे बिल्कुल अपना अपना जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे जिससे वो मिल के बने थे वो अलग होने के बाद अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए, इतनी ईमानदारी अगर देखने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं कंडीशंस इसके लिए बहुत ज़रूरी है, ये समझ लीजिए। और मुझे तो लगता है ये दैवीय चीज़ है, और जब तक ईश्वर की प्रेजेंस नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की जस्टिस ब्रेकिंग आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए आइए, सबसे पहले क्या प्रेजेंस होगी, सबसे पहले लाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए। लाइट किसका रूप है, लाइट जो है ये नूर है, क्या है, नूर, और नूर क्या होता है, गॉड का साइन है। लाइट इज़ द साइन ऑफ गॉड। ठीक है, तो जहाँ गॉड की प्रेजेंस होगी यानी लाइट की प्रेजेंस होगी, वहाँ पर आप मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड करेंगे, तो होमोलिटिक वे में आप प्रोसीड करने वाले हैं, क्योंकि गॉड की प्रेजेंस होगी तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के वो अलग हो जाएंगे। तो प्रेजेंस ऑफ लाइट, जिसको हम लोग एच न्यू भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो कंडीशन निकल के आ रही है वो है हीट, है ना। हम कहते भी हैं कि हम अग्नि को साक्षी मान करके ईश्वर की शपथ लेते हैं, तो हीट की प्रेजेंस भी अगर होगी, है ना, अगर हीट की प्रेजेंस है तो ये भी गॉड का ही एक रूप है। ठीक है, तो ये यूँ समझ लीजिए कि हीट होगा, ज़्यादा हीट एनर्जी होगी, है ना, यानी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर भी आपको होमोलिटिक बॉन्ड फिजन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हीट यानी मैक्सिमम टेम्परेचर, है ना, मैक्सिमम टेम्परेचर, जैसे कि मान लीजिए टेम्परेचर ग्रेटर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर अगर आपने टेम्परेचर कर दिया तो यूँ समझ लीजिए कि होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तीसरा जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, नॉन पोलर अगर मॉलिक्यूल है तो यूँ समझ लीजिए कि उसमें होमोलिटिक बॉन्ड फिजन बहुत ही फेवरेबल होता है ना। लेकिन सिर्फ नॉन पोलर ही होना काफ़ी नहीं है, समझ रहे हैं ना, नॉन पोलर होना ही काफ़ी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइट, और दूसरा क्या है हीट, और तीसरा क्या है नॉन पोलर स्पीसीज़, और चौथा जो है हाई प्रेशर। समझ रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर आप लगा दीजिए, हाई प्रेशर का मतलब क्या हुआ, थप्पड़, है ना। चोर को कहिए आपने चोरी किया है, कहेगा नहीं किए हैं, लेकिन हाई प्रेशर लगा दीजिए, बिल्कुल सच्चाई बाहर आ जाएगी, और जहाँ सत्य है वहीं ईश्वर है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हाई प्रेशर जो है आपका होमोलिटिक बॉन्ड फिजन के लिए तैयार कर देगा। ठीक है, अच्छा यहाँ जो कुछ भी हम कंडीशन ले रहे हैं, और एक बात और, अगर हीट हो, समझ रहे हैं आप, हीट हो, और पांचवा जो है, देखिए पांचवा एक कंडीशन और लिख दीजिएगा, है ना, पेरोक्साइड की प्रेजेंस हो, अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस हो, लेकिन याद रखिएगा सिर्फ HBr के साथ, किसके साथ, सिर्फ HBr के साथ अगर पेरोक्साइड है तो ये भी जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में प्रोसीड करता है। ठीक है, जो हम आपको बताएंगे मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे दोनों का हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इन सारे केसेस में, है ना, क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होकर के हाईएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला जा रहा है। जैसे यहाँ देखिए, जब एनर्जी हमने यहाँ प्रोवाइड करी, है ना, पहले तो ये पेयर्ड है, लेकिन जब हमने एनर्जी प्रोवाइड करी तो ये जो है कहाँ चला गया, ट्रिपलेट स्टेट में चला गया, अपने पेयरिंग को तोड़ दिया, है ना। पहले यहाँ पेयर्ड थे ये, अब क्या हो गया, यहाँ पे ब्रेकअप हो गया। तो ब्रेकअप होने के बाद क्या हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। तो जब अलग अलग हो गए तो उनमें क्या होगा, प्यार होगा क्या, नहीं, वो मैक्सिमम रिपल्सन क्रिएट करेंगे, है ना। तो ये हो गया आपका। अच्छा,
एक बात और बताता हूँ, देखिए जैसे ही आपने ए और बी को तोड़ा होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से, आपने इसको क्या किया, तोड़ा, तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसको जिस तरीके से एरो से दिखा रहे हैं तो इसको बोलते हैं कर्ली एरो। क्या बोलते हैं, कर्ली एरो, या इसी एरो को बोलते हैं फिश एरो। क्या बोलते हैं, या फिश हुक एरो भी कहते हैं, या फिश एरो भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, आप इसे नॉनवेज एरो भी कह सकते हैं, ठीक है। ये कैसा एरो है, नॉनवेज एरो। फिश क्या होती है, नॉनवेज, तो इसीलिए इसको हमने नाम दे दिया है क्या, नॉनवेज एरो, इसलिए ताकि ये आपको याद रहेगा, और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ये आपको याद रहेगा, नॉनवेज एरो, ठीक है। तो इसको हम कर्ली एरो भी कहते हैं, फिश हुक एरो भी कहते हैं, या नॉनवेज एरो भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये नॉनवेज एरो मेरा नाम दिया हुआ है ना, बस इसलिए ताकि ये आपको याद रहे, और इसके पीछे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, दूसरी बात, जब ये बनेगा तो क्या बनेगा, ए फ्री रेडिकल और बी फ्री रेडिकल। तो आप देख रहे हैं ना कि ये अनपेयर्ड है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ट्रिपलेट है, तो ये क्या अनपेयर्ड है, तो ये हमेशा जो है पैरामैग्नेटिक होते हैं, ये जो है पैरामैग्नेटिक फ्री रेडिकल बनेंगे हमेशा। हमेशा क्या बनेंगे, पैरामैग्नेटिक फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल हमेशा, ये हमेशा जो है क्या बनेंगे, पैरामैग्नेटिक फ्री रेडिकल। तो उम्मीद करता हूँ आपको होमोलिसिस बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब आइए हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन को भी यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। देखिए हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन, फिजन फिजन फिजन, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए जैसा कि हम लोगों ने देखा ए और बी है, अगर ए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा, ये अपना ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, ए माइनस, और ये क्या हो गया, बी प्लस। इसको बोलते हैं एनायन, इसको बोलते हैं एनायन, और इसको बोलते हैं काटायन, कैटायन, ये कैटायन और ये एनायन। और अगर ये कार्बन पे होता तो जैसे मान लीजिए ये ऐसे होता, ठीक है, तो इसे बोलते कार्बो एनायन। क्या बोलते, कार्बो एनायन, और इसे क्या बोलते हैं, कार्बो कैटायन, ठीक है। और इनको कंबाइंड रूप में क्या कहते हैं, इनको जो है हम लोग कंबाइंड रूप में क्या कहते हैं, इसको कंबाइंड रूप में हम क्या कहते हैं, जानते क्या कहते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट, इसको हम बोलते हैं, यानी कार्बोकेटायन और कार्बो एनायन को क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये किसी रिएक्शन में क्या होते हैं, जनरेट होते हैं बहुत कम टाइम के लिए, और बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, और तुरंत किसी दूसरे स्पीशीज से रिएक्शन करके और रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। तो हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन में कुछ बातें लिख लेते हैं, है ना। देखिए होमोलिटिक में क्या था, ट्रिपलेट एक्साइटेशन एनर्जी, इसमें जो बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो सिंगलेट एक्साइटेशन एनर्जी के बराबर होती है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे अच्छे से, सिंगलेट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिंगलेट एक्साइटेशन एनर्जी of sigma bond is the required energy for heterolytic bond fission, for heterolytic bond fission, ठीक है। तो देखिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या थे, पेयर्ड ही थे। देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था जो हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन में हुआ, ये वाला, ये आपका सिंगलेट है। तो सिंगलेट में क्या है कि दोनों पेयर्ड हैं, देख लीजिए ये दोनों क्या है, पेयर्ड हैं। भले ही एक ऊपर चला गया है लेकिन एक क्या है, पेयर्ड है। देखिए
पेयर्ड है भैया, पेयर्ड है। चलिए मैं पेज पलट लेता हूँ और यहाँ पे देखते हैं ए और ये बी है और इसके इलेक्ट्रॉन ये हैं। तो ये जब एक्साइटेड स्टेट में गए तो एक तो ऐसे रहा, दूसरा क्या हो गया, ऐसे हो गया। तो इसे हम बोलते हैं सिंगलेट एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि ये चूँकि अपोजिट स्पिन में है इसलिए इनमें क्या है, ब्रेकअप नहीं हुआ है, बस थोड़ा लड़ाई मन मुटाव हो गया है। और मन मुटाव जब होता है ना तो प्यार होता तो है भाई, है ना। तो देखिए यहाँ पे आपका एक ऊपर है और दूसरा क्या है, नीचे है ना। तो इसे बोलते हैं सिंगलेट एक्साइटेशन एनर्जी। तो यहाँ पे जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आएगी वो ज़्यादा लगेगी किससे, एक्चुअल एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सिग्मा बॉन्ड से। एक्चुअल एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या हो गया, घट गया। इसलिए क्योंकि इसमें रिपल्सन नहीं है ना, इसमें रिपल्सन नहीं है इन दोनों में, क्योंकि इन दोनों का ब्रेकअप नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो एक्चुअल एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या आएगी, लेस आएगी। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसमें हिटोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में ज़्यादा आएगी, ठीक है। आई बात समझ में। ऐसा इसलिए क्योंकि क्या है, ये लेस क्यों हो गया, देखिए एक्चुअल एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सिग्मा बॉन्ड लेस क्यों हो गया, इसलिए हो गया क्योंकि अट्रैक्शन है, ठीक है ना। अट्रैक्शन है, कहाँ अट्रैक्शन है भैया, अट्रैक्शन है। जब ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, ए प्लस और दूसरा क्या बनाएगा, बी माइनस, है ना। तो ये जो है फ्री रेडिकल जनरेट नहीं होते हैं। यहाँ पे कार्बोकेटाइन कार्बन पे है और कार्बन पे एनायन है तो कार्बो एनायन बनते हैं। और एक बात और बता दूँ कि ये जो है पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये जो है मे आर मे नॉट बी पैरामैग्नेटिक, मे नॉट बी क्या, पैरामैग्नेटिक। लेकिन होमोलिटिक में जो हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे जो फ्री रेडिकल जनरेट हो रहे हैं वो हमेशा ऑलवेज क्या है, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन है किसमें, अपोजिट चार्जेस में, है ना। ए प्लस और बी माइनस जो जनरेट हुआ है, या फिर आपने देखा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है क्या है, पेयर्ड ही हैं एक तरीके से, है ना। तो इसको हम यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन नहीं होगा तो अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन से क्या होंगे, अट्रैक्शन बिटवीन किसके बीच में है बेटा, चार्जेस के बीच में। इस वजह से जो है यहाँ पे जो एक्चुअल एक्साइटेशन एनर्जी सिग्मा बॉन्ड की जो होगी वो कम होगी अट्रैक्शन की वजह से, इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसमें बढ़ जाती है। अच्छा अब देखिएगा, मान लीजिए हम पोलर सॉल्वेंट की बात करें। देखिए पोलर सॉल्वेंट जो होता है, पोलर सॉल्वेंट, अगर पोलर सॉल्वेंट है तो ये फेवर करेगा क्या, हिटोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, हिट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन को ये क्या करेगा, प्रोमोट करेगा, है ना, पोलर सॉल्वेंट। लेकिन अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो ये होमोलिटिक कराएगा नहीं, लेकिन कोई मदद भी नहीं करेगा। होमोलिटिक में कोई मदद नहीं करेगा, ये कोई हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको होमोलिटिक और हिटोलिटिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आज की। हाँ तो आइए फटाफट से जो क्वेश्चन हम लोगों ने शुरुआत में देखे थे उसको आइए हम लोग अब सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए हाँ, विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर होमोलिटिक क्लीवेज, तो ये हम लोग बात कर चुके हैं कि क्या होगा, ट्रिपलेट होगा। लेकिन हम एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, अगर पूछ दे विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर हिट्रोलिटिक क्लीवेज, तो वहाँ पे आंसर क्या होता है, सिंगलेट। हिट्रोलिटिक क्लीवेज में सिंगलेट एक्साइटेशन एनर्जी लगता है और इसमें जो है ट्रिपलेट एक्साइटेशन एनर्जी लगता है होमोलिटिक में, ठीक है। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच फॉर्म एनर्जी इज स्टोर्ड इन केमिकल बॉन्ड्स, किस फॉर्म में होती है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है, याद रखिएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच आर करेक्ट, एनर्जी नीडेड फॉर होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन इज लेस देन दैट रिक्वायर्ड फॉर द हिटोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि आप देखिएगा H2 का बॉन्ड फ्यूजन देखा जाए,
है ना। तो अगर इसका होमोलिटिकली तोड़ा जाए, अगर एच न्यू के प्रेजेंस में तोड़ा जाए तो ये क्या बनेगा, एच फ्री रेडिकल प्लस एच फ्री रेडिकल, ठीक है। लेकिन अगर इसे हम हिट्रोलिटिकली तोड़ते हैं, हिट्रोलिटिकली, तो ये क्या बनेगा, एच प्लस और एच माइनस। तो देखिए यहाँ पे अपोजिट चार्ज पैदा हुए, तो ये अपोजिट चार्ज को सेपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है ना। तो यूँ समझ लीजिए कि हिट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन ज़्यादा होता है और होमोलिटिक बॉन्ड फिजन की जो एनर्जी होती है वो कम होती है, ठीक है। आई बात समझ में। तो एनर्जी नीडेड फॉर होमोलिटिक बॉन्ड फिजन इज लेस देन, बिल्कुल सही बात है, लेस होता है रिक्वायर्ड फॉर द हिट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। लेकिन ये स्टेटमेंट तभी सही है जब किस में हो, गैस फेज में हो, है ना, गैस फेज में। लिक्विड फेज में नहीं होता है। लिक्विड फेज में तो जो सॉल्वेंट होता है वही आयंस को क्या करता है, सेपरेट कर देता है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, फिलहाल यहाँ कुछ नहीं दिया है तो हम गैस फेज लेके ही चलेंगे। तो एनर्जी नीडेड फॉर होमोलिटिक बॉन्ड फिजन इज लेस देन दैट फॉर रिक्वायर्ड फॉर हिट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। तो पहला तो सही निकल गया। दूसरा देखते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। देखिए होमोलिटिक बॉन्ड फिजन गिव्स न्यूट्रल स्पीसीज विच इज पैरामैग्नेटिक इन कैरेक्टर। ये बात सही है, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर तो होता ही है, तो 1 और 2 सही हो गए। उसके बाद देखते हैं, एनर्जी नीडेड फॉर हिट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन इज लेस देन दैट रिक्वायर्ड फॉर होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। ये गलत है। एनर्जी नीडेड फॉर हिट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन इज लेस नहीं होता, इज मोर देन दैट रिक्वायर्ड फॉर द होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है। अच्छा, हिट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन टेक्स प्लेस इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये गलत बात है। हिट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन जो होता है ये पोलर सॉल्वेंट में फेवरेबल होता है, और नॉन पोलर जो है ये आपका, ये मत कह दीजिएगा कि नॉन पोलर जो है ये होमोलिसिस को फेवर करता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। होमोलिसिस होने के लिए कुछ कंडीशंस होती है, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।